नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान मिलना तय। फडणवीस ने जनाधार के लिए जनता का जताया आभार। पुलिस की सख्ती के बाद संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को पड़ा लौटना, नहीं मिली संभल जाने की इजाजत। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल। अमृत स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर चली गोली। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए अहम सवाल पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार। भारत चीन संबंधों में हाल में हुई प्रगति पर राज्यसभा में विदेश मंत्री का बयान आज। सूर्य के प्रभा मंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो आज लॉन्च करेगा प्रोवा 3 मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। और अब देख लेते हैं विस्तार से समाचार। भाजपा विधायक दल ने फडणवीस को नेता चुन लिया है, तो देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का अनुमोदन किया। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, तो देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का अनुमोदन किया, तो फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, तो काफी उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। और भाजपा विधायक दल ने फडणवीस को नेता चुना है, तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। तो देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। जो नाम का सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। भाजपा विधायक दल ने नेता चुन लिया है देवेंद्र फडणवीस को। और इससे पहले जो महायुति के नेता थे उनका भी बयान आया था कि जो भी बीजेपी नेतृत्व तय करेगा वो फैसला उन्हें मान्य होगा। तो देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना तय। 5 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं जोरों पर। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, रविंद्र चौहान, डॉक्टर संजय कुटे, संजय सबकारे, अशोक उइके, मेघना बोडीकर और योगेश सागर ने फडणवीस के नाम का अनुमोदन किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जनता ने महायुति पर विश्वास जताया और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हमें ये प्रचंड जीत मिली है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी ने भी मेहनत कर ये जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा और जीता है। जनतेचा विश्वास आहे, माननीय देवेंद्र यांच्या नेतृत्वावर आपण ही निवडणूक लढवली असल्यामुळं खरं तर 14 ते 19 या काळामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी ज्या पद्धतीने या महाराष्ट्राला समोर नेलं, या महाराष्ट्राचे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकनेते म्हणून त्यांनी काम केलं। आणि महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया गया है। और इस खबर के बाद नागपुर स्थित उनके आवास पर उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। तो ये देवेंद्र फडणवीस के आवास के दृश्य हैं, जहां पर उनके समर्थक अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जश्न का माहौल है, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी यात्रा शुरू करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के जटिल परिदृश्य को लचीलेपन और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के मिश्रण के साथ आगे बढ़ाया है। उनके करियर की दिशा, जिसने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने से पहले नागपुर का सबसे युवा मेयर बनते देखा। पर घर मत बसा ले, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। ये वो लाइनें हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में कही थी। उनकी ये बात महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों ने साबित भी कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस प्रदेश में महायुति की प्रचंड जीत में एक बार फिर करिश्माई चेहरा बनकर उभरे हैं। देखा जाए तो फडणवीस का राजनीतिक सफर असाधारण रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। 1989 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। वहीं 22 वर्ष की आयु में वे नागपुर नगर निगम में पार्षद बने और 1997 में महज 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत भी हासिल की। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में फडणवीस 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फडणवीस पिछले 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रखते हैं तथा महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने कई ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की थी। फडणवीस ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने की घोषणा की। इसी तरह आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए आपले सरकार शुरू किया। इसके अलावा फडणवीस ने 2015 को मुंबई नेक्स्ट लॉन्च किया, जबकि महाराष्ट्र अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का उद्घाटन भी किया। और सीधे आपको विजय रूपाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। अच्छे वातावरण में उत्साह के साथ, आनंद के साथ संपन्न हुई है। बोलिए बोलिए। नहीं, एक्चुअली हमारी पार्टी कलेक्टिव डिसीजन लेती है। कलेक्टिव डिसीजन में कभी कभी देर भी होता है। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तभी तो 1 2 3 4 हो जाता है। तो कलेक्टिव और गठबंधन का हमने जो चुनाव लड़ा, तो गठबंधन में सबको साथ चर्चा विचारणा करते हुए ये निर्णय हुआ है। तो थोड़ी देर लगी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो अभी शाम को तय होगा, हाईकमान के साथ चर्चा करेंगे, बाद में फाइनलाइज होगा। लेकिन मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे ही। वो अभी रात को फाइनल होगा, चर्चा करेंगे, अभी नहीं। जी किसकी? नहीं, बातचीत चल रही है, बातचीत भी चल रही है और सबको विश्वास में लेकर कर रहे हैं और शाम को हाईकमान के साथ फाइनलाइज करेंगे। दोपहर को 3 बजे गवर्नर को हम लोग जाकर प्रस्ताव देंगे और सरकार रचने के लिए आमंत्रित करने के लिए उनको विनती करेंगे। माझी नंतर होईल, आता यांची आहे। निर्मला जी, नहीं, तीनों पार्टी के लोग जाएंगे गवर्नर के पास।
नहीं, हमने जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा उस वक्त हमने जो जो प्रोमिसेस दिए हैं वो उसके आधार पर ही कार्यक्रम चलेगा। विपक्ष कह रहे थे कि मीडिया कह रहे थे? मैं अभी निर्मला सीतारमण जी से विनती करता हूं कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सब निकल नहीं सकता। नहीं, वो सब कुछ, सब लोग खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है। सर्वांचे धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद सर्वांना। तो विजय रूपाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां गए थे निर्मला सीतारमण के साथ, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही मंथन के बाद जो है इस नाम का चुनाव किया गया है, और जब चिंतन मंथन करते हैं तो उसमें कुछ देर लगती ही है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि किसी तरह की नाराज़गी नहीं है महायुति के बीच में, और किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं है। बहुत ही शांति से जो है बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव किया गया है, और अब राज्य को विकास की ओर आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 बजे के करीब राज्यपाल से वो मिलेंगे और सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री की बात भी उन्होंने की है। तो देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और 5 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब जोरों से हैं। महायुति के सभी नेता राजभवन जाएंगे। विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि बहुत ही और अब जो है अगला लक्ष्य है वो ये है कि महाराष्ट्र को किस तरह से विकास की दौड़ में डबल इंजन सरकार के साथ आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आगे चला जाए, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया जाए। और जिस वायदे के साथ बीजेपी वहां पर डबल इंजन की सरकार महायुति के साथ लाई है, तो वो किस तरह से जनता के समर्थन पर खरी उतरे, इस बात की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। और महायुति में किसी भी तरह की दिक्कत का या किसी भी तरह की नाराज़गी का उन्होंने कहा कि कोई स्थान नहीं है, और सभी की सहमति से ये सरकार बनने जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस 1989 में 22 वर्ष की आयु में ही वो नागपुर में नगर निगम में पार्षद बन गए थे। ये उनका राजनीतिक सफ़र है, और 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने, और पहला विधानसभा चुनाव 1999 में उन्होंने लड़ा और जीत हासिल की, और 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। तो उनका राजनीतिक सफ़र जो है कई उपलब्धियों के साथ है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसीलिए उनके नाम पर जो है विश्वास जताया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने की भी घोषणा देवेंद्र फडणवीस की ऐतिहासिक पहलों में शामिल है, और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए आपले सरकार, जब हम उनकी बुलंदियों की बात करते हैं, 2015 में मुंबई नेक्स्ट लॉन्च, और महाराष्ट्र अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का उद्घाटन, ये उनकी ऐतिहासिक पहलों में आता है। साइबर प्रयोगशालाओं और ग्राम डिजिटलीकरण की शुरुआत, और छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना की घोषणा भी उन्होंने की, और ऋण माफी से राज्य के 89 लाख किसानों को राहत। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी देवेंद्र फडणवीस ने निभाई है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर जब विद्रोह हुआ, तो भाजपा नेतृत्व द्वारा उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौटने का निर्देश जो है, और पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा का संकेत देते हुए उन्होंने अपनी भूमिका स्वीकार की। तो ये राजनीतिक सफ़र है। 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे, और 22 वर्ष की आयु में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने, और 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, बीजेपी विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है, इसी की शायद संभावना भी जताई जा रही थी, और ये भी तय है कमोबेश की जो अगले मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं।
जी बिल्कुल, पूरा जो रहस्य था उसका पटाख के पास घूम गया आखिरकार। इस तरीके की संभावना हम लोग लगातार कर भी रहे थे। देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री जो है, आप कह सकते हैं अगले मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। और यहाँ हमारे पीछे जो है, मैं सबसे राजभवन में हूँ, राजभवन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पूरा पैसेज है, बेसिकली जो पूरा स्ट्रेच है, वहाँ पे पुलिसिया बंदोबस्त तगड़ा किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ताओं के भी आने की संभावना है। जैसा कि राहुल गांधी दानवे ने कहा कि 3 बजे के करीब जो है वो सरकार का जो है सरकार बनने का दावा जो है वो पेश किया जाए। महाजन से विधान भवन में उनसे जब बात वो बता रहे थे कि 3 जो है तीन जो है उप मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों जो है उनका शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावे जो मंत्रालय का जो पोर्टफोलियो है उस पर शाम तक जो है कुछ बयान जो है आधिकारिक तौर पर वो आने की संभावना है। जैसा कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें ज्यादातर युवा चेहरे जो है, मतलब जैसे नीलेश राणे हैं, पंकजा मुंडे हैं, अगर जो भी यंग फेस है उनको कोशिश की जाएगी कि उनको जगह दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस की, जैसा कि आपने पूरा उनके सफर के बारे में आप जिस तरीके से बता रही थी, नागपुर से उनका अगर आप सफर देखें तो वो नागपुर से सफर रहा है। और जब गोवा का भी चुनाव हुआ था तो गोवा के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस प्रभारी थे। काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। अगर पिछले का 5 साल देख लीजिए, 2014 से 19 के बाद का अगर आप समय देख लीजिए तो काफी जो है उतार चढ़ाव रहा है। बहुत तरीके का प्रतिकूल समय भी रहा उनके लिए बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक समय ऐसा आया था जब उस वक्त हम लोग राजभवन में ही थे, 2022 का वो समय जब 2 कुर्सियां लगी थी और फिर बाद में तीसरी कुर्सी वहां लगाई गई थी, जबकि एक नाथ शिंदे का शपथ होना था। तब देवेंद्र फडणवीस के लिए जब कुर्सी लगी थी तब ये मामला काफी ज्यादा पत्रकारों के अंदर भी उत्सुकता हुई थी कि तीसरी कुर्सी किसके लिए लगी है। बाद में देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री बनेंगे इसको लेकर जब बाद में इसकी घोषणा हुई, जब उन्होंने शपथ ली, बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि पार्टी का जो निर्देश है, जब पार्टी से बात हुई, पार्टी का निर्देश था तो उसका उन्होंने पालन किया। वो पार्टी के सिर पे सोल्जर हैं, पार्टी के सिपाही हैं और जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया उस पार्टी की बात को वो नहीं टाल सकते। तो पार्टी को लेकर जो उनका डेडिकेशन रहा, उनकी जो अलाइनमेंट रहा, अगर आप केंद्र की योजनाएं देख लीजिए, जब मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं आई थी, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं आई थी, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में मेक इन महाराष्ट्र आया था। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर यहाँ पे चीज़ों को डिजिटाइज किया गया था। पुणे में जो पूरी की पूरी IT सिटी है उसको उस योजना के तहत बेनिफिट करने की कोशिश की गई थी। किसान सम्मान निधि जो कि केंद्र सरकार की योजना थे, यहाँ पे उसी जो है किसान सम्मान निधि के तर्ज पे यहाँ पे जो योजना शुरू की गई, उसी तर्ज पे जो है कई सारे स्टेप्स लिए गए। बुनियादी ढांचे को लेकर अगर आप देखें तो बहुत तरह के काम जो है वो यहाँ पे किए गए। फडणवीस को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लीडर के तौर पर भी देखा गया। तो बहुत सारी उपलब्धियां रही, लेकिन बहुत सारे जो कहते हैं कि उनके साथ सेटबैक भी रहा जो पिछले कुछ सालों में रहा। अभी देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ा राहत का क्षण होगा और ये भी उनके लिए सोचने का समय होगा कि वो किस तरीके के पार्टी में थे, जिस पार्टी ने उनको हर सिचुएशन में पार्टी साथ में खड़ी रही, ये पार्टी के साथ खड़े रहे। आज ये बड़ा दिन उनको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़ा दिन है और बड़ी बात है देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। उनके अगर राजनीतिक सफर को देखते हैं, मुख्यमंत्री का नाम तो तय मान लिया गया है। अब जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन से चेहरे होंगे, और ये भी जानना चाहेंगे जो कैबिनेट है। आपने हालांकि कहा है कि जो युवा चेहरे हैं उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, तो कैबिनेट को किस तरह से आकार दिया जाएगा, महायुति की भूमिका उसमें कितनी होगी और किस तरह से इसे संतुलित बनाया जाएगा? देखिए, जहां तक उप मुख्यमंत्री का बात है तो उप मुख्यमंत्री की बात की भी मुझे लगता है औपचारिक घोषणा जो है वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के चेहरे की आपने बात की, महायुति और मंत्रिमंडल, अगर दोनों सवालों का मैं एक साथ आपको जवाब दूं तो देखिए, शिवसेना जो एक नाथ शिंदे की है, जब ये सरकार बनी थी तब शिवसेना के कई सारे ऐसे नेता जो कि उद्धव ठाकरे से इस तरफ आए थे, वो तब ऑलरेडी मिनिस्टर थे। किसी के पास अर्बन डेवलपमेंट था, किसी के पास वाटर रिसोर्स था, किसी के पास जो है अलग मिनिस्ट्री थी, तो हर तरह के कल्चरल मिनिस्ट्री थी। तो ये सब मंत्रालय जो है वो ऑलरेडी मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे। ऐसे में एक नाथ शिंदे लगातार जो है वो, हालांकि आधिकारिक तौर की बात नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो पार्टी के दूसरे या तीसरी पंक्ति के जो नेता कहते हैं वो ऑलरेडी कह रहे थे कि जो मंत्रालय उनको मिला था उसका काम अच्छे से हो रहा था, तो वो चाहेंगे कि उस मंत्रालय को रिटेन किया जाए। लेकिन ये तब की बात है जब अजीत पवार जो है वो सरकार में नहीं मिले थे। तो अब चूंकि महायुति की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ अजीत पवार की भी पार्टी
पार्टी है। तो यहां पे किस तरीके की चीजें हैं ये मुझे लगता है देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, क्योंकि अजीत पवार की अगर आप बात कीजिए, एनसीपी की अगर महायुति में अगर हम सेग्रीगेट करके अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न पॉकेट है महाराष्ट्र का, सतारा है, कराड़ है, पुणे है, बारामती है, ये सब का जो बेसिकली कोल्हापुर, ये सब जो एरिया है वेस्टर्न पॉकेट, इसमें जो है पिछले कुछ सालों में काफी काम हुए, खासकर कॉर्पोरेट जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, सहकारिता क्षेत्र को। हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय पे जो है अजीत पवार चाहें कि वो उनको मिले। हालांकि फाइनेंस और रेवेन्यू को लेकर उनका जो है कोशिश रही है कि फाइनेंस जो है वो अजीत पवार को मिले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी पोर्टफोलियो को लेकर डिसाइड होगा। कुल 43 मिनिस्ट्रीज हैं जो महाराष्ट्र में बंटने हैं, कुल 43 मंत्रालय की यहाँ पे क्षमता है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सा मंत्रालय रखती है, शिवसेना अजीत पवार की जो एनसीपी है वो कौन कौन से मंत्रालय रखती है, उस पर नजर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि गृह मंत्रालय जो है वो किसके पास रहेगा, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। कई सारी रिपोर्ट्स जो है अलग अलग मीडिया के हवाले से भी आई है और कई बार नेताओं ने भी अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर की है कि गृह मंत्रालय वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी के पास रहे। फिलहाल इन सब चीजों पर जो है अभी फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है। मुझे लगता है शाम तक वो चीजें जो है वो भी साफ हो जाएगी। रमा, बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आप मीडिया की अलग अलग खबरों की बात बता रहे हैं, कयासों की बात कह रहे हैं, काफ़ी खबरें थी जो हवा में तैर रही थी, उसी को देखते हुए हमने विजय रूपाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने कहा कि महायुति के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। बड़े मंथन के बाद जो है तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। 3 बजे भी राज्यपाल के पास जाएंगे तो महायुति के नेता मिलकर जाएंगे। किस तरह से महायुति के अंदर जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है और क्या जानकारी उसके बारे में है? देखिए, महायुति को लेकर जो समन्वय था, ये समन्वय पहले दिन से ही काफी बेजोर समन्वय हमने देखा है। 2022 के प्रेस वार्ता जो कि यहीं पे हुआ था, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, काफी सरप्राइजिंग था। वहां के बाद से कभी भी ऐसा लगा नहीं कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे मान ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना के खिलाफ कुछ बोले हों या फिर कहीं करवाहट का माहौल हो। बिल्कुल, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको ले चलते हैं दिल्ली में भाजपा मुख्यालय, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अर्थात सभी कार्य रोक कर कोई मुद्दा डिस्कस किया जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 अलग अलग विषयों के लिए आए थे। इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने, किसी 2 दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था, जबकि बहुत बात समझी जा सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही विषय हो सकता है। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेके चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए यह प्रतीत होता है
कि ये दोनों पार्टियों के बीच हो रही अपने कोर वोट बैंक की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित यह प्रयास है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई संवेदनशीलता या कोई सहानुभूति का तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। और यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था, क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना जो शायद महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और दमन, दोनों अत्याचार और उसके बाद उसका दमन, उसमें भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? हिमाचल में आपकी सरकार है, 2023 में वहां प्राकृतिक आपदा आई, क्या आपकी संवेदना जागी थी और आप वहां लोगों से मिलने गए थे? इसी वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की वो घटना जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? महाराष्ट्र के परिणाम आ गए, नई सरकार का गठन होने जा रहा, पर 2020 की पालघर की मॉब लिंचिंग, उसके बारे में तो कोई एक शब्द तक नहीं सुनाई पड़ा था। 2022 में करौली में हिंसा हुई थी, तो क्या आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी थी? और अभी, वो तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, करहल में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था, किसी की कोई संवेदना नहीं जागी थी, किसी ने जाने हाल लेने का भी प्रयास नहीं किया। और मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आपके अपने नेताओं के साथ जो होता है उस पर आपकी संवेदना नहीं जागृत होती है। कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता जो वहां नगर पंचायत के सदस्य भी थे, उनकी बेटी नेहा हीरामत को कैमरे के सामने चाकुओं से घायल कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद आपका कोई वक्तव्य नहीं आया। और आपके गृह मंत्री ने क्या कहा? वो तो उन दोनों का आपस में था, कुछ संबंध था और आपस में लड़ाई हो गई। इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना, शर्मनाक बयान कर्नाटक के होम मिनिस्टर का आया, आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी? कर्नाटक में आपके एक शेड्यूल कास्ट नेता हुआ करते थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर के ऊपर एक भीड़ ने हमला करके प्राणघातक हमला किया, आपकी कोई संवेदना नहीं जागी? इससे बहुत साफ है कि इसमें किसी भी प्रकार की संवेदना का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सियासी तराजू के नफे नुकसान को पे तौल के, सियासत के तराजू पर नफा नुकसान पहले तौला जाता है, उसके बाद तय किया जाता है कि हमें क्या करना है। अभी प्रियंका जी का भी यह बयान आया, अब तो मुझे यह भी लग रहा है कि भाई प्रतिस्पर्धा इंडी गठबंधन में ही है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब 2 ध्रुव हो गए हैं। एक जमाने में यूनिपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी देश की, और बीजेपी ने बाईपोलर कर दिया है। मुझे लग रहा है अब कांग्रेस के अंदर भी बाईपोलर पॉलिटिक्स का एक नया युग का सूत्रपात होने वाला है। और यहां पर हम एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए थी। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म, ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है।
ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, यह प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है, इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की यह छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा विषय, मैं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय कहना चाहूंगा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है और वहां पर अपराध और कानून की स्थिति निरंतर समस्याजनक होती जा रही है। आने के साथ ही हत्याओं का सिलसिला और अपराधियों के हौसले बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शायद मैं सिर्फ 2 घटनाओं का उल्लेख करता हूं जो कभी किसी भी दौर में पंजाब में नहीं हुआ, कि पुलिस के एक ऑफिस के ऊपर हमला करके लोगों को छुड़वा लिया जाए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में हुआ। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना और एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान चल रही है। पंजाब की सरकार, ये ऐसा मीडिया में जो जानकारी और जो जन सामान्य में जानकारी है, इस कारण से दिल्ली के एक प्रकार से अभी भी जो एक्चुअल मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था वो नॉन ऑफिशियल एमपी हैं और यहां नॉन ऑफिशियल सीएम है। और जो ऑफिशियल सीएम है, अब पता नहीं उनके बीच में क्या है, मुझे लग रहा है इसलिए उनका ध्यान वहां शासन प्रशासन पे नहीं है, बल्कि आपसी खींचातानी में है। और इस कारण से पंजाब की जनता को इस दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और इस दरमियान पंजाब में आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पंजाब में 2021-22 में 23,000 कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, जो पिछले साल 3,400 कुछ करोड़ रुपए का जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आया है। एक मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार 80% से अधिक की गिरावट आई है। तो एक तरफ वहां आर्थिक निवेश में गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर पे हुई घटना हर देशवासी के लिए, हर देशभक्त के लिए निश्चित रूप से बहुत झकझोर देने वाली है और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पवन टीवी 18। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बीजेपी ने जमकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और उसके साथ ही इंडी गठबंधन को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि इसमें संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि जो मीडिया माइलेज है वो लेने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में दरार की ओर भी उन्होंने इंगित किया और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस में भी 2 फाड़ इसमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी जमकर हमला बोला, जिस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था है और उसके साथ ही जिस
तरह वहां पर आज की घटना हुई है तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर अंदरूनी राजनीति की वजह से बना हुआ है। ये बीजेपी ने इस पर जमकर निशाना साधा है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. आ जाओ। Yes, पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे संभल की, जहां पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कांग्रेस लगातार मामले में सियासत को हवा दे रही है। इसी बीच संभल जाने पर अड़े राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटना पड़ा है। राहुल गांधी के संभल जाने के कार्यक्रम को देखते हुए पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जब राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन राहुल गांधी संभल जाने पर अड़े रहे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। तो राहुल गांधी को पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। 10 तारीख तक निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद राहुल गांधी संभल की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा है। पुलिस ने राहुल गांधी को इजाज़त नहीं दी है और राहुल गांधी को वहां पर एंट्री नहीं मिली है। यूपी पुलिस पूरी तरह से संभल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद है और राहुल गांधी के इस दौरे पर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि 10 दिसंबर तक जब वहां पर निषेधाज्ञा थी तो उसके बाद ये जाने का फैसला, और इस पर समाजवादी पार्टी का भी एक बयान आया है और बीजेपी ने भी इस पर जमकर निशाना साधा है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस लगातार वहां पर हालात को संभालने में लगी हुई है। 10 दिसंबर तक प्रशासन ने एंट्री पर बैन लगाया है और राहुल गांधी जो कि इस बैन के बावजूद वहां पर जा रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर के पास उन्हें रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया गया है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम कड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और उस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं उन्हें रोका जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे वहां पर किसी भी तरह की अव्यवस्था हो। उसे रोकने के लिए जो पुलिस है वो पूरे तरीके से तत्पर है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, सबसे पहले आपसे वहाँ की क्या कुछ स्थिति है वो जानना चाहेंगे। देखिए, संभल की बात की जाए तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। मस्जिद के आसपास के इलाकों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और संभल धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और लगभग संभल में कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संभल में जो अतिक्रमण था उसको लेकर कार्रवाई भी चल रही है। कई सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं जिन्होंने संभल में सड़कों का घेराव किया हुआ था। अब प्रशासन उन्हें चिन्हित करके तोड़ने का काम कर रहा है।
रहा है। दूसरी अहम बात, जो हिंसा हुई थी, हिंसा मामले की जांच चल रही है और हर एक पहलू की जो उसमें है ध्यान से देखा जा रहा है कि कहां क्या कमियां रही हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कल एक खोखा मिला था बंदूक की गोली का और बताया जा रहा है कि उसका संबंध पाकिस्तान से, और वो जो गोली है वो पाकिस्तान में बनी हुई थी, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी हुई थी। तो उसके बाद से प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है कि संभल हिंसा के पीछे आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया और संभल के अमन चैन में जिसने ये जहर घोला है। कुल मिलाकर हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। दूसरी तरफ आपके पास आएंगे निशांत कुमारा लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमारा लोग, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं, 10 तारीख तक निषेधाज्ञा वहां पर लगी हुई है, उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। केवल बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस पर उन्हें निशाने पर ले रही है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की विवशता है ये कांग्रेस की? आप देखिए, आप जैसा कि रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट आया कि यहाँ पर तो संभल जाने के लिए उतावले हैं, लेकिन संसद में जो मुद्दे उठाने की बात थी, संभल मुद्दे को उठाने की बात थी, तो उस पर वो नहीं आया। अडानी के मुद्दे को उठाते रहे और इस मुद्दे को प्रखरता से अगर उठाया किसी पार्टी ने संभल के मुद्दे को, तो समाजवादी पार्टी ने दिखलाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया। हम अगर आज की जान की बात करें, जब उनको रोका गया यहाँ, आपने जैसा कि कहा निषेधाज्ञा वहाँ 10 तारीख तक लगी हुई है, तो वहाँ पर उसके बावजूद वो ये जानते हुए कि हमें रोका जाएगा, इसके बावजूद वो गए और आए यहाँ पर। और गाजीपुर बॉर्डर में यहाँ पर यूपी प्रशासन जो था, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, पुलिस था, उन्होंने रोका और इस रोकने के यहाँ पर लगभग 3 घंटा, सवा 3 घंटा तक वो यहाँ बैठे रहे रोड पे। लेकिन उससे जो आम आदमी को परेशानी हुई, जो 4 घंटे ट्रैफिक एकदम समझिए ध्वस्त रहा है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है, आप देख सकते हैं, अब ट्रैफिक स्मूथ हो गया। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखलाया कि पिछले 1 घंटे पहले जो स्थिति थी आप देखती तो उसमें एम्बुलेंस फंसा हुआ था, एम्बुलेंस में मरीज फंसे हुए थे, लोग एकदम बेहाल थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी वहाँ पर रोड पर बैठे थे, बीच रोड पे बैठे थे। ये मेन आपका हाईवे है जो लखनऊ आपका है, मेरठ जाता है, और उससे यात्रियों की जो परेशानी हुई और जिस तरीके की बातें जो यात्री थे, जो कम्यूटर से वो कह रहे थे, तो आपको सुन के आश्चर्य लगता। नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ वो लोग बोल रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ वो लोग बोल रहे थे कि किस तरीके से स्थिति को अनियंत्रित कर दिया गया है। यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही, विद्यार्थियों की परेशानी हो रही है, और नौकरी पेशा के लोग भी कह रहे थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी क्योंकि 4 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो जाम खत्म हुआ, प्रशासन ने समझाया उनको, और उसके बाद ये कहा गया कि शायद 6 तारीख के बाद एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनको वहाँ पर जाने की अनुमति प्रशासन देगा। उसके बाद सीधे ये लोग वापस दिल्ली चले गए और दिल्ली में फिर उनके साथ और जो सांसद थे, प्रियंका गांधी थी, केसी वेणुगोपालन थे, और जो सहारनपुर के सांसद थे वो थे साथ में। तो ये सारे जो नेता थे और बड़ी संख्या में जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जाम जो लगा था, जो या कहें धरना पर जो बैठे थे, हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। निशांत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, और ये भी कहा है कि जो इंडी गठबंधन है वो अब मीडिया माइलेज के लिए आ रहा है, संवेदनशीलता जो है वो कहीं भी नाममात्र की नहीं दिखाई देती। देखिए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, और मैंने सुबह ही कहा था कि पॉलिटिकल टूरिज्म के माध्यम से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, उन्होंने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी संभल आने का समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ने जोर लगाया था। दोनों ही नेताओं को समझना होगा कि संभल में परिस्थितियाँ क्या हैं, संभल की परिस्थितियाँ किस तरीके से संभाली गई हैं, और ऐसे में अगर उनकी वाकई पीड़ितों से संवेदनाएं हैं तो प्रशासन को उसका काम करने दें, और संभल जो पटरी पर लौट रहा है उसको लौटने दें, उसके बाद वो बिल्कुल आकर मिले। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि पीड़ितों के साथ साथ जो पुलिस वाले घायल हुए हैं, आखिर उनको लेकर इनके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं। हिंसा में दोनों ही पक्ष जो हैं हमारे ही हैं, और ऐसे में केवल आप एक पक्ष की बात करेंगे तो आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे, आप किस
मंशा के साथ संभल जाना चाहते हैं। और ऐसे में अगर उन दोनों नेताओं के यहाँ आने से, उनके माध्यम से या उनकी पार्टी के माध्यम से कोई व्यक्ति इस तरीके का भाषण दे कि जो कि भड़काऊ हो जाए और स्थितियां यहाँ पर बेकाबू हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन के सामने सारे सवाल थे, जिसके चलते संभल में अगले 10 तारीख तक किसी भी सामाजिक राजनीतिक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। उसके बावजूद आप संवैधानिक पद पर होकर इस तरीके की बातें करते हैं तो आपकी मंशा पर सवाल उठता है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले दिल्ली में हुई थी, उसको बीजेपी के माध्यम से उठाया गया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि संभल में स्थिति इतनी बेकाबू कैसे हुई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो थी आखिर वो क्या कर रही थी। तो सवालों के घेरे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संभल फिलहाल पटरी पर लौट रहा है और संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रशासन ने मेहनत की है, उस मेहनत को बरकरार रखने के लिए फिलहाल यहां पर राजनीतिक दलों के लोग ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। 10 तारीख के बाद जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब संभल में जनजीवन पूरी तरीके से आम हो जाए, उसके बाद अगर ये लोग आते हैं तो शायद परिस्थितियां संभाली जा सकती हैं। बिल्कुल, कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कुमार आलोक, जिस तरह से लगातार जो संभल में स्थितियां हैं वो संभलती जा रही हैं, संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है अगर उसको देखते हैं, उसके तमाम नेताओं के स्टेटमेंट देखते हैं, बयान देखते हैं, या एक ही पक्ष की जब वो बात करते हैं वो देखते हैं, और जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात होती है तो आपस में भी एक रस्साकशी नज़र आती है। इतने संवेदनशील मामले पर ये सियासी रोटी सेकना, ये कहाँ तक उचित है? आप याद कीजिए जब लोकसभा का चुनावी परिणाम आया, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो अच्छे प्रदर्शन के बाद दोनों ही पार्टियों ने श्रेय लिया कि हमारी वजह से, यानी समाजवादी पार्टी की वजह से अकलियत के एकमुश्त वोट इस गठबंधन को पड़ा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के जो आला नेता थे, राज्य के जो आला नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है तो कांग्रेस से फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है, और अकलियतों को जो एकमुश्त वोट मिला है इस गठबंधन को, उसके लिए अगर कांग्रेस नहीं होती तो समाजवादी पार्टी को एकमुश्त वोट नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि एक बार फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और खासकर देखें, पहले अखिलेश यादव ने ट्राई किया वहां जाने के लिए, उनको रोका गया, फिर उसके बाद अब राहुल गांधी कैसे पीछे रहते। तो एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश अकलियत के लोगों में है कि असली चैंपियन हम ही हैं, और हम ही आपके हितों की देखभाल कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस का, और जो अपने आप को जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कही जाती हैं, तो ये लंबे समय से पॉलिटिक्स चली आ रही है, और इस पॉलिटिक्स को अभी भी उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। हालांकि जो चुनाव परिणाम आए हैं, 2014 का लोकसभा का परिणाम आप देख लें, 2019 का लोकसभा का परिणाम आप देख लें, इसके अलावा 2024 का आप लोकसभा का परिणाम देख लें, इसके अलावा अन्य राज्यों की जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, उससे भी उन्होंने नहीं सीखा है। आप देखें कि त्रिपुरा में बीजेपी कहां थी, आज से 10 साल पहले त्रिपुरा में बीजेपी 0 थी, लेकिन आज 2 टर्म से लगातार वो सत्ता में है। इसी तरीके से आसाम में बीजेपी कहां थी, लेकिन आप देखें कि आसाम में अब बीजेपी वहां पर राज कर रही है। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहां भी बीजेपी ने अपने जीत के मोमेंटम को जारी रखा है, और अभी तक शायद कांग्रेस और विपक्षी दल के जो लोग हैं, या तीसरे मोर्चे की बात कह लें, उन्होंने कोई सीख भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से नहीं ली है। बिल्कुल, निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कुमार आलोक ने बताया है तमाम स्थिति को, क्या कुछ दिखाई देता है? आपने भी कहा कि अगर वहाँ पर स्थिति संभले रहना है तो जो पॉलिटिकल टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं, जब तक निषेधाज्ञा है तब तक वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और एक बड़ा सवाल बीजेपी ने यहाँ पर ये भी उठाया है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बेहद गंभीर संवेदनशील घटनाएँ हुई हैं, और वहाँ पर ये जो नेता हैं जो अब जाने के लिए तत्पर हैं, ये नहीं जागे, नहीं गए, जबकि बेहद संवेदनशील मामले थे। तो ये क्या कुछ दिखाता है? केवल इसी मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, ये एक तरीके से इन राजनीतिक दलों की मंशा को दिखलाता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने एक तबके को हाशिए पर लंबे समय तक रखा। जब वो तबका ग्रोथ कर रहा है, जब उस तबके में कई सारी केंद्रीय और राज्य सरकार की नीतियां धरातल पर पहुंच रही हैं, चाहे आयुष्मान भारत की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की बात की जाए, या उनके लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की बात की जाए, जब उनके
बैंक खातों तक पहुंच रहा है, तब इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये तबका भी हो सकता है कि हमसे छटक जाए और इसका रहनुमा बने रहना ज्यादा जरूरी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, इन दोनों में खासकर आपस में होड़ नजर आ रही है। और इसी के चलते जब समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले को संसद में उठा रही थी, जब समाजवादी पार्टी संभल आने की बात कर रही थी, तब कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। आज जब कांग्रेस इस मसले पर बात कर रही है, आज जब कांग्रेस संभल आना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रही है। इंडी गठबंधन में इतनी बड़ी फूट साफ तौर पर नजर आने लगी है केवल वोट बैंक की सियासत के चलते। और ऐसे में सबसे ज्यादा तकलीफ दे अगर कोई बात है तो यहाँ पर पीड़ितों के लिए है, क्योंकि देश में पहले भी हृदय घटनाएं हो चुकी हैं और वहां पर ये नेता जाने के लिए इतने तत्पर नहीं दिखाई दिए हैं। बहुत शुक्रिया निशांत आपका भी, कुमार आलोक आपका भी, तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि केरल को यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान अधिक धनराशि आवंटित की गई है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is totally committed towards developing the railway network of Kerala, and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुखबीर सिंह बादल पर हुए इस हमले से पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब में दिन दहाड़े जब पूर्व डिप्टी सीएम पर हमला हो सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की भगवंत मान सरकार में आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो आ जाएगा सामने। कोई भी जो एंगल है, जो मुलजम ही फड़िया गया है, इन्वेस्टिगेशन सारी गल रिवील करेगी। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा वो सारा बैकग्राउंड सबनों पता है, तो वो जी इन्वेस्टिगेशन है वही सारी गल अगे रिवील करेगी कि डीपर कॉन्स्पिरेसी की है या नहीं है। सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही खालिस्तानी समर्थक हैं जिन्होंने मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह की हत्या की थी। ऐसे लोगों की सही जगह जेल की सलाखें हैं। आज बहुत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो इसके ऊपर सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की, इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है, वहां इनको रहने दो। और कांग्रेस पार्टी से सांसद मनीष तिवारी ने स्वर्ण मंदिर परिसर में सुखबीर बादल पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। श्री अकाल तख्त साहब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को बहुत ही एक पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए।
और अब आपको बताते हैं प्रोबा 3 मिशन के बारे में, जो नया इतिहास रचने की तैयारी में है, जिसके साथ इसरो प्रोबा 3 मिशन और इसके साथ इसरो नया इतिहास रचेगा। इसरो लॉन्च करेगा प्रोबा 3 मिशन आज, तो एक नया इतिहास होगा। इसरो के नाम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी आज होगा। तो आज इसरो के द्वारा रचा जाएगा इतिहास। एक साथ कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण होगा। तो अपने आप में ये जो है इतिहास रचने की तैयारी में है। प्रोबा 3 उपग्रह यूरोपीय संघ के लिए भारत का तीसरा प्रक्षेपण होगा। और इसरो पहले 2 प्रोबा मिशन लॉन्च कर चुका है। प्रोबा 3 मिशन आज लॉन्च होगा, तो काफ़ी ऐतिहासिक इसे माना जा रहा है। प्रोबा 1 को 2001 में और प्रोबा 2 को 2009 में लॉन्च किया गया था और अब प्रोबा 3 लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है और मिशन का लक्ष्य सटीक फॉर्मेशन उड़ान का प्रदर्शन करना है और इसमें सूर्य के कोरोना और बाहरी एटमॉस्फेयर का अध्ययन होगा। सूर्य के कोरोना और बाहरी एटमॉस्फेयर का अध्ययन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतिहास रचने जा रहा है इसरो आज। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल स्टोर पर भी मौजूद है और प्ले स्टोर पर भी ये मौजूद है। तो दर्शकों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। QR कोड के जरिए इसे स्कैन किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।